लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान शिक्षा, वित्त, संस्कृति और जनजातीय कार्य मंत्रालयों से जुड़े सवाल कल उठाए गए। संबंधित मंत्रियों ने इनके जवाब दिए। कुछ अहम दस्तावेज सदन के पटल पर भी रखे गए और शून्यकाल के दौरान सदस्यों ने अपने अपने क्षेत्रों से जुड़ी कुछ मांगे भी सदन में सामने रखी। नागालैंड में नागरिकों की मौत पर संसद की दोनों सदनों में सरकार ने खेद जताया। गृह मंत्री अमित शाह ने दिया बयान, कहा घटना की जांच के लिए एसआईटी गठित की गई है, 1 महीने के भीतर रिपोर्ट आ जाएगी। यह निर्णय लिया गया है कि सभी एजेंसियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विद्रोहियों के खिलाफ अभियान चलाते समय भविष्य में ऐसी कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना की पुनरावृत्ति न हो। सरकार स्थिति पर सूक्ष्मता से नजर रख रही है। इस संदर्भ में एक विशेष जांच टीम एसआईटी का गठन किया गया है, जिसे 1 माह के अंदर जांच पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च संशोधन विधेयक 2021 लोकसभा से पारित हो गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि गरीबों तक सस्ती दवाएं सुनिश्चित करने में सरकार सफल रही है। नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस संशोधन विधेयक 2021 लोकसभा में पेश हुआ। राज्यसभा में शीतकालीन सत्र के 6ठे दिन 12 निलंबित सांसदों के मुद्दे पर सरकार और विपक्ष में गतिरोध जारी रहा। नहीं चल सका शून्यकाल, प्रश्नकाल की कार्रवाई भी बाधित हुई। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष खड़गे बोले, फैसला अलोकतांत्रिक। सदन के नेता पीयूष गोयल ने एक बार फिर कहा, निलंबित सांसदों को मांगनी चाहिए माफी। राज्यसभा में विपक्ष के गतिरोध के कारण महंगाई के मुद्दे पर तय चर्चा नहीं हो पाई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विपक्ष पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। कहा, जानबूझकर सदन नहीं चलने दे रहा है विपक्ष। सांसदों को स्वास्थ्य जांच सेवा की सुविधा उपलब्ध कराने के मकसद से संसद भवन में लगाया गया स्वास्थ्य जागरूकता एवं जांच शिविर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने शिविर का उद्घाटन किया। ये स्वास्थ्य जांच शिविर 17 दिसंबर तक चलेगा। इसमें वर्तमान और पूर्व सांसद अपने स्वास्थ्य की जांच करा पाएंगे। संसद से जुड़ी हुई खबरें देखिए और अब देश की बात कर लेते हैं। देश से जुड़ी हुई प्रमुख खबरें। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 4 दिन के महाराष्ट्र दौरे पर हैं। उन्होंने रायगढ़ किले का दौरा किया और छत्रपति शिवाजी महाराज को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। संसद भवन परिसर में भारतीय राजस्व सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संवाद किया और कहा कि आजादी के बाद देश के बजट और रेवेन्यू कलेक्शन में कई गुना बढ़ोतरी हुई है। आज टैक्स रिजीम में व्यापक सुधार हुआ है। लोकसभा अध्यक्ष ने आईआरएस अधिकारियों से टैक्स सिस्टम को और सुदृढ़ बनाने की अपील की और कहा कि टैक्स टेररिज्म से टैक्स ट्रांसपेरेंसी का बदलाव इसलिए आया क्योंकि अब सरकार रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के अप्रोच के साथ आगे बढ़ रही है। देश में 17 और लोगों में संक्रमण की पुष्टि के साथ ओमिक्रॉन से संक्रमित लोगों की संख्या अब 21 हो गई है। कोविड ओमिक्रॉन के राजस्थान में 9, महाराष्ट्र में 7 और दिल्ली में 1 मामला दर्ज किया गया है। इससे पहले केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड-19 के ओमिक्रॉन स्वरूप के प्रसार को रोकने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य उपाय लागू करने में ज्यादा सतर्कता बरतने के लिए कहा जा चुका है। और आइए अब एक नजर डाल लेते हैं देश के चारों कोनों से राज्यों से आ रही बड़ी खबरों पर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ को 198.58 करोड़ रुपए की 69 परियोजनाओं की सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने सकरी में 76.14 करोड़ की 32 परियोजनाओं और लालगंज में 112.43 करोड़ की 37 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया।
उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के दौरान ड्यूटी करने वाले होम गार्ड्स को 6,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रैपिड परेड के दौरान ये घोषणा की। साथ ही उन्होंने शहीद हुए जवान की पत्नियों को 2 लाख के राहत चेक भी वितरित किए। बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे कैप्टन अमरिंदर। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राज्य का अगला विधानसभा चुनाव बीजेपी के साथ मिलकर लड़ने का ऐलान किया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब लोक कांग्रेस पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन करते हुए कहा कि फिलहाल सीटों पर समझौता होना बाकी है। आरजीपीवी की परीक्षाएं होंगी ऑनलाइन। मध्य प्रदेश सरकार ने राजीव गांधी प्रौद्योगिकी यूनिवर्सिटी की परीक्षाओं को ऑनलाइन करवाने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल और सिंगरौली में ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण करते हुए कहा कि सरकार ओमिक्रॉन को लेकर भी सतर्क है। उत्तराखंड में पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी जारी है। यहां औली, बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब, नीति मलारी घाटी में पहाड़ बर्फ की सफेद चादर से ढक चुके हैं। बर्फबारी से तापमान में काफी गिरावट आई है। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में भी बर्फबारी और निचले क्षेत्रों में बारिश के साथ ओले गिरने से ठंड बढ़ गई है। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल गुलमर्ग और सोनमर्ग के अलावा कुपवाड़ा और पीर पंजाल की चोटियां बर्फ से ढक गई हैं। और अब रुख करते हैं इंटरनेशनल खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की वार्ता हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में शिखर वार्ता हुई। बातचीत के मुद्दों में आपसी संबंधों के अलावा दक्षिण एशिया, चीन, हिंद प्रशांत सहित अन्य अंतर्राष्ट्रीय मसले शामिल रहे। वार्ता के टेबल पर आपसी व्यापार, रक्षा, निवेश, विज्ञान और तकनीक में सहयोग के अलावा और सांस्कृतिक सहयोग के मुद्दे भी शामिल किए गए। रूस के राष्ट्रपति पुतिन का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुतिन की अगुवाई में भारत और रूस के बीच रणनीति साझेदारी, रक्षा समेत विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति का जिक्र किया। दोनों देशों के बीच ये 21वां वार्षिक शिखर सम्मेलन है। वैश्विक स्तर पर कई फंडामेंटल बदलाव आए, कई तरह के जियोपॉलिटिकल समीकरण उभरे, किंतु इन सभी वेरिएबल्स के बीच भारत रूस मित्रता एक कांस्टेंट रही है। दोनों देशों ने न सिर्फ एक दूसरे के साथ निसंकोच सहयोग किया है, एक दूसरे की सेंसिटिविटीज का भी विशेष ख्याल रखा है। यह सचमुच इंटरस्टेट दोस्ती का एक यूनिक और विश्वस्त मॉडल है। भारत और रूस 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता हुई। इससे पहले भारत और रूस के बीच पहली 2+2 मंत्री स्तरीय शिखर वार्ता हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु और रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ भारत और रूस के बीच पहली बार हो रही 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता में हिस्सा लिया। इस मौके पर रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत रूस डिफेंस एंगेजमेंट में हाल के दिनों में अभूतपूर्व तरीके से प्रगति हुई है। साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि रूस चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भारत के लिए एक प्रमुख भागीदार बना रहेगा। भारत और बांग्लादेश ने मैत्री दिवस 6 दिसंबर 1971 में नवगठित देश बांग्लादेश को मान्यता देने के उपलक्ष्य में भारत और बांग्लादेश ने मैत्री दिवस मनाया। इस अवसर पर दिल्ली के इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया, जिसमें दोनों देशों की भागीदारी रही। भारत और बांग्लादेश की दोस्ती को आज 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये पहला अवसर है जब भारत के किसी देश के साथ राजनयिक संबंधों के गवाह दुनिया के इतने देश बने। मैत्री दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो दोनों देशों के संबंधों को और विस्तार देने और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए पड़ोसी देश की अपनी समकक्ष शेख हसीना के साथ काम जारी रखने के आकांक्षी। म्यांमार के अपदस्थ नेता आंग सान सू की को एक अदालत ने 4 साल जेल की सजा सुनाई है। नोबेल पुरस्कार विजेता सू की को वायरस प्रतिबंधों का उल्लंघन करने और उकसाने के जुर्म में सजा सुनाई गई है। म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के बाद सू की बीते 1 फरवरी से ही हिरासत में है।
इस सजा के ऐलान के बाद अब वो चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगी। इस बीच सैन्य शासित म्यांमार के सबसे बड़े शहर में सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों के शांतिपूर्ण मार्च के दौरान सेना का एक वाहन लोगों के ऊपर चढ़ा दिया गया, जिसमें कम से कम 3 लोगों की मौत होने की आशंका है। ज्वालामुखी फटने से कम 13 लोगों की इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर मौत हो गई है, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। पूर्वी जावा प्रांत में माउंट सेमेरू फट गया। ज्वालामुखी से 12,000 मीटर ऊंचा धुआं निकला और गड्ढे से लावे का प्रवाह 500 मीटर से अधिक ऊंचाई तक फैल गया। ये इंडोनेशिया के दूसरे सबसे बड़े शहर सुरबाया से 130 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। वीडियो फुटेज में लोग धुएं के गुबार की दहशत में भागते दिखाई दे रहे हैं। 900 से अधिक निवासियों को निकाला गया है, लेकिन अब भी कई लोग वहां फंसे हुए हैं। और बात कर लेते हैं सेहत की। बिल्कुल, और जब सेहत की हम बात करते हैं प्रतिबिंब, तो हम जानते हैं कि खान पान जो है वो हमारी जीवन शैली का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, और अगर इसमें लापरवाही बढ़ती जाए तो कई शारीरिक समस्याएं हैं जो पैदा हो सकती हैं। इसलिए पोषक तत्वों से भरपूर भोजन लेने की सलाह दी जाती है। जब कोई शारीरिक समस्या हो तो कई बार किचन में ही कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिससे फायदा हो सकता है। आज एक्सपर्ट से जानते हैं कि कब्ज की प्रॉब्लम हो तो क्या कुछ किया जा सकता है। आज हम बात करने वाले हैं कॉन्स्टिपेशन पे, कब्ज पे। कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको अपनी डाइट में फॉलो करनी है अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। सबसे पहले पानी का आपको ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखना है। दिन में से अगर आप 4 से 5 ग्लास पीते हैं तो अब आपको 10 से 11 ग्लास पानी पीना है। चाहे आप उसको गुनगुना पीजिए, अगर हो सके घड़े का पानी ले सकते हैं तो उससे अच्छा कुछ नहीं होगा। दूसरी बात, आपको अगर कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो आप अदरक वाली चाय का सेवन कर सकते हैं। बिल्कुल, आप अदरक वाली चाय का सेवन कर सकते हैं, बिकॉज जो अदरक वाली चाय होती है वो कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत ही बढ़िया होती है। तीसरी चीज जिसका आप ध्यान रख सकते हैं कि आपको अपनी डाइट में फाइबर का इंटेक बढ़ाना है। बिल्कुल, फाइबर जैसे कि आप उसके अंदर पपीता खा सकते हैं, आप उसमें प्याज अपने सैलेड में ले सकते हैं। और चौथी चीज जो आपको अपने किचन में से मिलेगी, कहते हैं ना कोविड ने तो हमें सिखा ही दिया है कि जो हमारी रसोई है वो सबसे बड़ा मेडिकल स्टोर है, तो उसके अंदर से आप लहसुन का सेवन कर सकते हैं। बिल्कुल, जो गार्लिक होता है, लहसुन होता है, वो भी कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत ही बढ़िया साबित हुआ है। तो लहसुन को आपको किस तरीके से लेना है, सुबह आपको लहसुन की 2 कलियां पानी से सटक लेनी है और सोने से पहले डिनर के बाद 2 कलियां आपको पानी से सटक लेनी है, और आप देखेंगे आपकी कॉन्स्टिपेशन में आपको बहुत निजात मिलेगा। और अगर आपका कॉन्स्टिपेशन काफी पुराना हो गया है और आपको स्टूल पास करने में बहुत दर्द हो रहा है, तो एक हमारी नेचुरल रेमेडी होती है जो होती है सेना पाउडर। बिल्कुल, आपने सही सुना, सेना पाउडर। ये कहीं पे भी आपको मिल जाएगा, ज्यादा महंगा भी नहीं होता। तो सुबह सोने से पहले आधा चम्मच सेना पाउडर का आप पानी के साथ इसका सेवन कीजिए, और आप देखेंगे चाहे आपका कितना भी पुराना कब्ज है, आपका कब्ज चला जाएगा। बट हमें सेना पाउडर के साथ ये ध्यान रखना है, सेना पाउडर को आप मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 दिन तक ले सकते हैं, और उसके बाद आपको 15 दिन सेना पाउडर नहीं लेना है, और फिर आप उसको रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि ये अगर ज्यादा आप सेना पाउडर लेंगे तो आपकी किडनी को भी हार्म हो सकता है। तो ये जो तरीके आज एक्सपर्ट की तरफ से बताए गए हैं, इन्हें अपनाकर जो कब्ज की शिकायत है और साथ ही डाइजेशन को लेकर जो शिकायतें हैं वो दूर की जा सकती हैं। और अब बात आज के इतिहास की। आइए जानते हैं आज के दिन से जुड़े इतिहास के बारे में, और आपको बताते हैं कि इतिहास के पन्नों में 7 दिसंबर के नाम क्या बड़ी घटनाएं दर्ज हैं। 7 दिसंबर वर्ष 1879 में जतीन्द्र नाथ मुखर्जी का जन्म बंगाल में हुआ। वे भारत के महान क्रांतिकारियों में से एक थे। एक बार जंगल से गुजरते समय एक बाघ से मुठभेड़ में उन्होंने बाघ को वहीं पर मार गिराया।
तभी से वे बाघा जतीन के नाम से भी प्रसिद्ध रहे। वह बंगाल के क्रांतिकारी संगठन युगांतर पार्टी के प्रमुख नेता थे। जतीन ने अपनी सरकारी नौकरी छोड़कर सक्रिय रूप से आजादी की लड़ाई का रास्ता चुना। वर्ष 1908 में सिलीगुड़ी रेलवे स्टेशन पर 3 अंग्रेज अधिकारियों की अकेले पिटाई करने के बाद ब्रिटिश अधिकारियों में उनके नाम का खौफ बढ़ गया। 7 दिसंबर वर्ष 1949 से भारत में सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाने की शुरुआत हुई। सैनिक किसी भी देश की सबसे बड़ी संपत्ति में से एक होते हैं। इस दिन का मुख्य उद्देश्य भारतीय सेना के जवानों का आभार प्रकट करते हुए सेना के लिए धनराशि एकत्र करना है। यह धन संग्रह सशस्त्र सेना के प्रतीक चिन्ह झंडे को बांटकर किया जाता है। इस झंडे के तीनों रंग लाल, गहरा नीला और हल्का नीला तीनों सेनाओं को प्रदर्शित करते हैं। इस धन का प्रयोग सैनिकों के परिवारों की भलाई के लिए खर्च किया जाता है। 7 दिसंबर वर्ष 1972 में नासा द्वारा अपोलो 17 लॉन्च किया गया। यह चांद पर भेजा गया नासा का छठा मिशन था। इस यान को सैटर्न 5 रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया। इस अभियान में 3 अंतरिक्ष यात्री शामिल थे। जीन सर्नन के नेतृत्व में नासा के 3 क्रू मेंबर ने चांद की सतह को छुआ था। अपोलो 17 मिशन को अंतरिक्ष विज्ञान की दृष्टि से मील का पत्थर माना जाता है। इस मिशन के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों ने 12.5 दिन अंतरिक्ष में बिताए। अपोलो 17 19 दिसंबर वर्ष 1972 में धरती पर वापस आया। इसी मिशन के दौरान क्रू ने ऐतिहासिक द ब्लू मार्बल नाम की तस्वीर ली। मौसम जैसे बदल रहा है प्रीति, कहीं जाने का मन कर रहा है। तुम्हारा भी कर रहा है कहीं जाने का मन? मौसम ज़रूर बदल रहा है, लेकिन इस समय कई लोग ऐसे हैं जो ठंड से बचते हैं और कई लोग ऐसे हैं जो और बर्फबारी देखने का, उसका लुत्फ उठाने का मज़ा लेना चाहते हैं। जी हैं। और आइए आज हम आपको शिमला लेकर चलते हैं। शिमला की खूबसूरत वादियाँ सभी का मन मोह लेती हैं, लेकिन यहाँ की एक दीवार अब लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। सभी को ये दीवार इतनी भा रही है कि बेहद कम समय में ही ये ग्रेट वॉल ऑफ शिमला के नाम से मशहूर हो चुकी है। बिल्कुल, कहा जाता है कि अब पिक्चर स्पीक्स 1000 वर्ड्स। ऐसा ही कुछ ये दीवार भी कर रही है, जो अपनी इमेजिनेशन, चित्रों और क्रिएटिविटी के जरिए पर्यावरण बचाने को लेकर एक बड़ा संदेश दे रही है। देखिए कैसे रंग बिरंगे बोतलों के ढक्कनों के जरिए नेचर के साथ तालमेल बिठाने का मैसेज दिया जा रहा है। दीवार पर बनी ये तस्वीर देखने में भले ही आम लग रही हो, लेकिन ये तस्वीर है बेहद खास। शिमला की वादियों को निहारने तो दूर दूर से लोग आते हैं, इसलिए यहाँ होटल और रिसोर्ट बड़ी संख्या में है। ऐसे ही एक होटल ने वेस्ट मटेरियल को क्रिएटिव तरीके से उपयोग करके पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के लिए इस दीवार को बनवाया है। ग्रेट वॉल ऑफ शिमला के नाम से मशहूर इस दीवार को लगभग 5 लाख वेस्ट बोतलों के ढक्कन और कार्बन मुक्त रिसाइकल्ड प्लास्टिक का उपयोग करके बनाया गया है। इसकी लंबाई 275 फुट और ऊंचाई 15 फुट है। हम पढ़ते रहते हैं कि शिमला में हर साल ये आता है कि जब भी टूरिस्ट आते हैं तो बहुत सारा प्लास्टिक वेस्ट हर जगह इकट्ठा हो जाता है, चाहे वो वेफर्स के पैकेट हों, चाहे वो पानी की बॉटल्स हों। तो वी थॉट टू डू समथिंग विद दी वेयर द एनवायरनमेंट कुड बी प्रोटेक्टेड एंड जो आने वाले बच्चे हैं उनको एक मैसेज मिले कि हम कुछ कर सकते हैं। शिमला की खूबसूरती तो लोगों को लुभाती ही है, लेकिन अब इस दीवार को खासतौर से देखने के लिए लोग यहाँ आते हैं। स्थानीय लोगों के अलावा देश विदेश के पर्यटकों में खासा उत्साह है। कुछ दिनों पहले ही बनकर तैयार हुई इस दीवार को देखने के लिए सैलानी काफी संख्या में शिमला पहुँच रहे हैं। A big chain hotel like Orchid is taking this initiative of using recycling bottle caps to make such a beautiful graffiti wall which you can see behind us. I think it's an amazing initiative by them. So I am an architect myself in Bombay, and I would love to see more and more hotels, not only hotels but everyone to use such an initiative and clean the plastic waste which is around us, and it is not even decomposable. इस चित्र को होटल के स्टाफ, स्कूली बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों और शिमला वासियों ने मिलकर बनाया है।
इसे बनाने में करीब 5 महीने लगे हैं और 35 लोगों ने इसे बनाया है। इस दीवार को बनाने के लिए बोतलों के ढक्कन शिमला से ही नहीं बल्कि बाहर से भी लाए गए हैं। होटल ग्रुप ने देश में अपने सभी होटलों और कबाड़ियों के अलावा शहर के अन्य होटलों से भी ढक्कन एकत्रित किए और उसे दीवार पर हिमाचली संस्कृति को दर्शाते हुए लगाया गया। Keep the entire city clean, entire state clean and entire country clean. So it's a very small initiative which has been taken by the company and we want to take it further and we want the entire country to be clean so that people don't just litter around. अक्सर प्लास्टिक की बोतलों को कबाड़ समझकर फेंक दिया जाता है और इसका दोबारा इस्तेमाल भी नहीं किया जाता है, लेकिन शिमला के एक निजी होटल ने वेस्ट बोतलों के ढक्कनों का इस्तेमाल कर हिमाचली संस्कृति को उकेरा है। साथ ही इस प्रकार के पर्यावरण संरक्षण की कोशिश से लोगों में अवेयरनेस पैदा करने की कोशिश की है ताकि हम भी प्रकृति संरक्षण के लिए किए जा रहे प्रयासों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकें। तो प्रीति फिर चलें? बिल्कुल, और शिमला जाएं तो हम भी ये दीवार ज़रूर देखेंगे और आप भी इसको ज़रूर देखिए, क्योंकि ऐसे काफ़ी लोग हैं जो अब शिमला जा रहे हैं और ख़ास तौर से इस वॉल को देखने ज़रूर आ रहे हैं। और अब हम चलते हैं आगे, यानी कि अब लेते हैं इजाज़त आपसे, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं भोपाल में आयोजित फूलों की प्रदर्शनी के साथ।